एक आलीशान हवेली के आलीशान से कमरे की खिड़की पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी वसुधा अपनी भरी आंखों से बाहर आकाश में चमक रहे चांद को देख रही है। पिछले कुछ घंटों में ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये क्यों हुआ मेरे साथ? मुझसे कहाँ गलती हो गई? मैंने तो सबकी खुशियाँ ही चाही थी, फिर मुझे क्यों ये सज़ा मिली? जो लम्हे एक लड़की की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं, वही लम्हे मेरी ज़िंदगी का अभिशाप बन गया। वसुधा अपने मन के ख्यालों के भंवर में गोते लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क गए। दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने मुड़कर देखा तो एक 27-28 साल का नौजवान अंदर आया, जिसके चेहरे पे गजब का रौब था। वसुधा उसे देख थोड़ा घबरा सी गई। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? वसुधा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कांपती आवाज़ में कहा। उस लड़के ने वसुधा पर अपनी एक नज़र डाली तो एक पल के लिए उसके मासूम चेहरे में खोसा गया। प्यारा सा गोल चेहरा, माथे पे बिंदी, नाक में दुल्हन की बड़ी सी नथ, गालों पे झूमती लटे, गुलाब की पंखुड़ी से नाजुक होंठ जिस पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई है। दुल्हन के लाल जोड़े में वसुधा किसी खूबसूरत नाजुक गुड़िया सी लग रही थी। लेकिन जब उस लड़के की नज़र वसुधा की लाल आंखों पे गई तो उसके दिल में कुछ चुभा हो जैसे। उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गया। उसके जाते ही वसुधा ने चैन की सांस ली। वो लड़का कमरे से बाहर जैसे ही निकला, किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ऋषि। लड़के के कदम वहीं पर रुक गए और उसने पलटकर देखा। लगभग 35 साल की एक महिला मुस्कुराते हुए उसके पास आई। ये है ऋषि की भाभी शैलजा। क्या हुआ ऋषि? तुम इतनी रात अपने कमरे से बाहर कहाँ जा रहे हो? ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। ऋषि, कुछ पूछा है मैंने? फिर से उस महिला ने पूछा। क्या जवाब दूँ भाभी माँ? दादी माँ ने कर ली ना अपने मन की। और कौन सा अपना कमरा जहाँ वो लड़की बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही है, शायद जिसे पता ही नहीं कि उसका पति कौन है। ऋषि ने गुस्से से कहा। ऋषि, तो तुम बताओ ना उसे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो तुम हो। ऋषि की भाभी शैलजा ने कहा। कैसी शादी भाभी माँ? ऐसे कहीं शादी होती है? अरे ये तो एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील है जो दादी माँ और उसके पापा के बीच हुई है। ऋषि ने गुस्से से कहा। लेकिन बताना तो होगा ना? शैलजा ने कहा। बताना तो होगा, लेकिन सब कुछ इतना उलझ गया है कि समझ नहीं आता कैसे सुलझाऊं। ऋषि ने निराशा से कहा। सब ठीक हो जाएगा ऋषि, सब्र रखो। तुम तो जानते हो कि दादी माँ के सामने तो किसी की भी नहीं चलती, शैलजा ने समझाते हुए कहा। दादी माँ का हम सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम सब उनकी बात मानते हैं। वरना आप जानते हो कि ऋषि खन्ना को झुकना किसी के बस में नहीं है। ऋषि बोला। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? कमरे में जाओ। ऐसे रात में तुम्हें किसी ने कमरे के बाहर देख लिया तो उस बेचारी पे ही उंगलियाँ उठेंगी, शैलजा ने कहा। गया था कमरे में, लेकिन उसकी घबराहट और आंखों में आए अजनबीपन के एहसास ने मुझे कमरे में रुकने ही नहीं दिया। मुझे देखते ही उसका सवाल था कि कौन हूँ मैं, उसके कमरे में कैसे आया। ऋषि ने कहा। लेकिन ऋषि, शैलजा ने इसके आगे कहना चाहा तो ऋषि ने रोक दिया। कुछ मत बोलिए भाभी माँ, कल सुबह देखता हूँ क्या और कैसे करना है। आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है, ऋषि ने कहा और आगे बढ़ गया। शैलजा वहीं खड़ी ऋषि को जाते देखती रही। बहुत से सवाल हैं ऋषि, जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे। मुझे ना सही वसुधा को, शैलजा ने ऋषि को देखकर कहा और अपने कमरे में आ गई। कमरे में शैलजा के पति ऋषि के बड़े भाई रवि अपना लैपटॉप खोले बैठे थे, मिलाई अपने प्यारे देवर से। रवि ने शैलजा को देखकर कहा। शैलजा ने कहा। क्या कह रहा था? रवि ने कहा।
परेशान था। दादी माँ ने क्यों उसे इस अनचाहे रिश्ते में बांध दिया? आपने भी कुछ नहीं किया। शैलजा दादी माँ अपनी जबान की पक्की हैं। उन्होंने एक बार जो तय कर लिया तो उन्हें वो करने में कोई रोक नहीं सकता। और फिर बक्सी अंकल भी तो मुश्किल में हैं। रवि ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। लेकिन इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की शादी की क्या ज़रूरत थी? हम बक्सी अंकल की मदद तो ऐसे ही कर सकते हैं। शैलजा ने कहा। कर तो सकते हैं, लेकिन दादी माँ ने ही ये शर्त रखी कि बक्सी अंकल की बेटी की शादी ऋषि से होगी, तभी हम उनकी मदद करेंगे। रवि ने कहा। लेकिन इस ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही क्या थी? शैलजा अब भी असमंजस में थी। तुम तो ऋषि को जानती हो, वो कैसा है। इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानता। तो वो बक्सी अंकल के डूबते बिजनेस और उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसा किया। साथ ही दादी के प्रेशर में आकर उसने विद्या से शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाया कि अगर 1 साल बाद दोनों में से किसी को भी कभी ये लगे कि वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते तो बिना किसी दबाव के एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए दादी माँ ने भी उनकी ये शर्त मान ली, क्योंकि वो तो बस ये चाहती थी कि किसी तरह ऋषि की शादी हो जाए। रवि ने पूरी बात शैलजा को बताई, लेकिन फिर एक बात समझ नहीं आई। शादी जब बड़ी बहन विद्या से तय थी तो शादी छोटी बहन वसुधा से कैसे हो गई? शैलजा ने पूछा। वो इसीलिए कि ऐन शादी के वक्त ऋषि ने विद्या से शादी करने से इनकार कर दिया। रवि ने कहा। क्या ऋषि ने मना किया? लेकिन क्यों? शैलजा ने हैरानी से पूछा। इसका कारण तो उसने किसी को नहीं बताया, और बक्सी अंकल की बदनामी ना हो इसीलिए जब बक्सी अंकल ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर छोटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो ऋषि को मानना ही पड़ा। और दादी माँ तो उससे पहले से ही नाराज़ थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वसुधा से शादी करनी पड़ी। वरना बक्सी अंकल के साथ साथ हम भी कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होते। रवि ने कहा। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर, उसका क्या हुआ? शैलजा ने कहा। वो तो आखिर वसुधा ने ही साइन की। जब शादी उसने की है तो साइन भी तो उसी की होगी। रवि ने कहा। इसका मतलब उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी मर्जी से शादी से पहले ही अपने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए और ऋषि को देखे बिना उससे शादी भी कर ली। ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस लड़की के साथ। शैलजा ने अफसोस से कहा। हाँ, बुरा तो हुआ उसके साथ, लेकिन उसके पापा की मजबूरी और कुछ हद तक दादी की जिद, दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। रवि ने कहा। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। देखा है मैंने उसे, कितनी प्यारी है। ऐसा लगता है कोई कांच की गुड़िया हो कि छूते ही कहीं मैली ना हो जाए। ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी। सुना है कॉलेज में पढ़ती है। शैलजा ने कहा। हाँ, 18-19 की ही होगी, उससे ज़्यादा की नहीं, रवि ने जवाब दिया। पता नहीं कैसा होगा इनका ये अनचाहा रिश्ता। ये दोनों अनचाहे बंधन में बंध तो गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो माता रानी ही जानी। लेकिन मैं हमेशा वसुधा का साथ दूंगी और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि ये अनचाहा रिश्ता जन्म जन्म का कभी न टूटने वाला प्यारा बंधन बन जाए। शैलजा ने कहा। काश ऐसा ही हो। ऋषि भी खुश रहे अपनी लाइफ में, रवि ने कहा। शैलजा और रवि बातें करते करते सो गए। वसुधा अभी भी खिड़की पे खड़ी आसमान में खिले चांद को ताक रही थी। रात गहरा गई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में कुछ घंटे पहले का दृश्य आने लगा, जिसे सोच उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। शादी का दिन, दोपहर का समय। वसुधा अपने घर के सामने खड़ी है। वो गेट खोल अंदर आती है। घर की दीवारें लाइट्स और फूलों की लड़ियों से सज रही हैं। वो चहकते हुए घर के अंदर आती है। घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसकी नज़र अपने पापा अरविंद बक्सी जी पे जाती है। पापा, वो दौड़कर उनके गले आ लगती है। बक्सी मुस्कुराते हुए उसके सिर पे हाथ फेरने लगते हैं।
आ गई मेरी गुड़िया, बख्शी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पापा, दीदी की शादी है तो मैं कैसे नहीं आती, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, वसुधा ने मुंह बनाकर कहा। वो क्यों बेटा, बख्शी जी ने पूछा। क्योंकि आपने दीदी की शादी ऐसे अचानक तय कह दी, मेरे एग्ज़ाम के बीच। मैं तो किसी रस्म में भी इंजॉय नहीं कर पाई, और तो और मैंने तो दीदी के होने वाले दूल्हे को भी अब तक नहीं देखा। आपको ऐसी क्या जल्दी थी शादी की? मेरे एग्ज़ाम के बाद भी तो हो सकती थी शादी। मैंने तो कितना कुछ मिस कर दिया, वसुधा मुंह बनाकर बोली। लड़की वालों को जल्दी थी बेटा, वो सब छोड़ो, ये बताओ एग्ज़ाम कैसे हुए? बख्शी जी ने पूछा। एग्ज़ाम्स पूछो मत पापा, जब से सुना दीदी की शादी है, एक्साइटमेंट में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई। वो तो अच्छा हुआ आज मेरा आखिरी पेपर था, वरना मैं दीदी की शादी भी मिस कर देती, वसुधा बोली। ऐसे कैसे शादी मिस कर देती, तुम शादी में रहो, इसीलिए तो आज की डेट पे रखी है। वैसे भी पंडित जी ने 2 दिन पहले आज का मुहूर्त निकाला था, इसीलिए आज की डेट फिक्स कर दी ताकि तुम भी रह सको शादी में, बख्शी जी ने प्यार से कहा। तो वसुधा की नाराज़गी कुछ कम हो गई। इसीलिए तो एग्जामिनेशन हॉल में सीधा एयरपोर्ट गई इंदौर के लिए फ्लाइट ली, और अब यहाँ आपके सामने, वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब जाकर कुछ खा लो और आराम करो। सफ़र से आई हो, थक गई होगी, शाम को बारात आ गई तो उसके लिए रेडी भी तो होना होगा, बख्शी जी ने कहा। जी पापा, लेकिन मैं पहले दीदी से तो मिल लूँ, वसुधा बोली। जाओ मिल लो, अपने कमरे में होगी, बख्शी जी ने कहा। तो वसुधा दौड़ते हुए कमरे की ओर चली गई। बख्शी जी मुस्कुराते हुए उसे देखते रह गए। वसुधा जल्दी जल्दी में सामने किसी से टकरा गई। ये आजकल की लड़कियां देख कर भी नहीं चल सकती, बस तूफान मेल की तरह बिना देखे भागती हैं, एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपना सिर पकड़कर गुस्से से कहा। बुआ जी, वसुधा खुशी से उनके गले लगकर बोली। ये देख, बुआ जी नजरें उठाकर ऊपर देखी। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई, बुआ जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बुआ जी, बस अभी अभी आई हूँ, वसुधा बोली। ये क्या बात हुई, बहन की शादी में तू मेहमानों की तरह आ रही है, बुआ जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली। क्या करूं बुआ जी, एग्जाम्स थे, अब दीदी की शादी का मुहूर्त इसी डेट पे निकला, तो इसमें मेरा क्या दोष, वसुधा। हाँ हाँ, सब जानती हूँ किसका दोष है, जाकर मिल ले विद्या से, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ, बुआ जी बोली। थैंक यू बुआ जी, ये बोलकर सुधा उनके गाल पे प्यार से किस कर कर भाग गई, और बुआ जी उसे मुस्कुराते हुए देखती रही। दीदी, वसुधा ने कमरे में आते ही कहा। आ गई तू, विद्या ने खुशी से कहा और उसके गले लग गई। हाँ आ गई, लेकिन ये क्या, आपने शादी की इतनी जल्दी क्यों मचाई? मैंने सारी रस्में मिस कर दी, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ, वसुधा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मेरी बहना, ये सब कुछ हुआ ही नहीं, तो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता, विद्या ने कहा। क्या यू मीन कोई रस्म नहीं हुई? वसुधा ने कहा। हाँ, तेरे जीजा जी को ये सब पसंद नहीं, दिखावा लगता है उन्हें ये सब। हाँ, मेहंदी बुआ जी और उनकी दादी कहने पर मैंने लगा ली सगुन, बस और कुछ नहीं, विद्या ने कहा। क्या दीदी, रूखी रूखी शादी कर रहे हो आप? वसुधा मुंह बनाकर बोली। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं हमें, विद्या ने खोए हुए कहा और फीका सा मुस्कुरा दी। हे दीदी, कहाँ खो गई? अभी से जीजू के ख्यालों में खोने लगी, वसुधा ने विद्या को छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, चल तू फ्रेश हो जा, फिर कुछ खा लेना, विद्या ने कहा। तो वसुधा को वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही विद्या फिर कुछ सोचने लगी। बारात आ गई थी, घर के सभी लोग दूल्हे का स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़े थे। वहीं वसुधा उचक उचक कर दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेहरे की वजह से उसे दूल्हे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बुआ जी की आवाज़ आई। अरे लड़कियों, दुल्हन को कमरे में अकेले छोड़ आई, ऐसे अकेले नहीं छोड़ते दुल्हन को, जाओ जल्दी इसके कमरे में।
ये सुन सभी लड़कियां दुल्हन के कमरे में जाने लगी। बुआ जी ने वसुधा को रोकते हुए कहा, बेटा तू मेरे साथ चल, एक बार सारा सामान देख ले। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा सब। अभी पंडित जी भी आवाज़ लगाने लगेंगे। बुआ जी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना, चलिए मेरे साथ। वसुधा बुआ जी के साथ चली गई। कुछ देर बाद बक्सी जी वसुधा के पास आए। वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। बेटा जरा चलना मेरे साथ, बक्सी जी ने कहा। पापा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जयमाला का समय भी हो गया है, आप जाइए, मैं दीदी को लेके आती हूँ। वसुधा बोली, नहीं बेटा रुको, बक्सी जी ने कहा तो। वसुधा के कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपने पापा को सवालिया नज़रों से देखा। मेरे साथ चलो बेटा, बक्सी जी ने कहा और उसे दुल्हन के कमरे में ले आए, जहाँ विद्या दुल्हन के जोड़े में परेशान सी यहाँ से वहाँ टहल रही थी। क्या हुआ पापा, आप मुझे यहाँ ऐसे क्यों ले आए? और दीदी को क्या हुआ? ये चेहरे पे परेशानी कैसी? अरे मुस्कुराइए दीदी, जयमाला का समय भी हो रहा है। वसुधा अभी और भी कुछ बोलती कि बक्सी जी उसे बीच में ही रोक कर बोले, बेटा अभी ये शादी तुझे करनी होगी। वसुधा हैरानी से अपने पापा को फिर विद्या को देखने लगी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये शादी तुझे करनी होगी। बक्सी जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है पापा, शादी तो दीदी की है, तो फिर मैं क्यों? वसुधा ने कहा, क्योंकि ऋषि ने विद्या से शादी करने से मना कर दिया है। बक्सी जी ने परेशानी से बोले। वहीं विद्या की आंखों में आंसू झिलमिला गए। वसुधा तो ये सुन जैसे सुन्न हो गई। उसने खुद को किसी तरह संभाला। ये क्या बकवास है? वसुधा गुस्से से बोली, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो पहले हाँ क्यों की और बारात लेकर क्यों आए? और ये क्या बात हुई, अब दीदी से नहीं मुझसे शादी करनी है? कोई मजाक चल रहा है क्या? बेटा उसने मना क्यों किया? उसका कारण उसने नहीं बताया। बहुत पूछा लेकिन वो इस शादी से इनकार कर रहा है। बारात अगर दरवाजे से लौट गई तो बड़ी बदनामी होगी। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी इज्जत और मान सम्मान का वास्ता देकर तेरे साथ शादी करने के लिए मनाया है। लेकिन पापा मैं ऐसे अचानक शादी, ये कैसे मुमकिन है पापा, आप समझिए। वसुधा बोली, बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, तू चाहे तो बचा ले, चाहे तो उछाल दे। ऋषि तो मान गया है तुझसे शादी के लिए। बक्सी जी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हुए बोले, कौन है ये ऋषि, जरा मैं भी तो देखूं। ये बोल वसुधा गुस्से से वहां से जाने लगी तो बक्सी जी ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ घुटनों पे बैठ गए। नहीं मेरी बच्ची, इस समय गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम ले, बचा ले अपने बाप की इज्जत, साथ ही उसका बिजनेस और रुतबा भी। ये सुन वसुधा हैरान हो गई और उन्हें उठाते हुए बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, हमारा बिजनेस, ये शानो शौकत, हमारा घर फैक्ट्री सब नीलाम हो जाएंगे अगर तूने ये शादी नहीं की तो। बक्सी जी बेबसी से बोले, पापा ये सब कब और कैसे हुआ, आपने हमें बताया क्यों नहीं? वसुधा नाराजगी से बोली, बेटा हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसीलिए ये शादी इतनी जल्दी तय हुई, क्योंकि ये शादी एक डील है। दुर्गा देवी जी ऋषि की दादी इसी शर्त पर हमारी मदद करने को तैयार हुई हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उनके पुत्र ऋषि से करवाऊं। बक्सी जी बोले तो वसुधा उन्हें हैरानी से देखने लगी। पापा इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ भी नहीं बताया। दीदी क्या आप जानती थी कि ये शादी एक बिजनेस डील है? वसुधा बोली तो विद्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया। ये सब हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर ये शादी एक डील के तहत है तो ऋषि ऐसे ऐन वक्त पर मना कैसे कर सकता है? वसुधा ने कहा, पता नहीं बेटा, अचानक ही उसने ये शादी करने से इनकार कर दिया है। कह रहा है विद्या से शादी नहीं करेगा। वो तो बड़ी मुश्किल से उसे तुम्हारे लिए मनाया है बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर सकती हो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। बक्सी जी रोते हुए बोले। वसुधा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पापा के भी आंसू पोंछते हुए बोली, पापा बस
अब आप नहीं रोएंगी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझ पर आपका पूरा हक है पापा। आप मेरे जन्मदाता हैं। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ मैं। ये तो फिर भी शादी है, वसुधा ने कहा और विद्या की ओर देखने लगी, जो अपनी भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। विद्या, अपना शादी का जोड़ा वसुधा को दे दो, बख्शी जी ने कहा और कमरे से बाहर आ गए। विद्या ने अपना जोड़ा उतार कर कपड़े चेंज किए और वो शादी का जोड़ा वसुधा ने पहन लिया। बहुत सुंदर लग रही हो, विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ़ कर देना दीदी, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई, वसुधा ने दुखी स्वर में कहा। पागल है क्या, माफ़ी की क्या ज़रूरत है? वैसे भी ये शादी एक डील है, चाहे तेरी हो या मेरी, क्या फ़र्क पड़ता है? विद्या ने समझाते हुए कहा। फ़र्क तो पड़ता है ना दीदी, आपने इस शादी को लेकर अब तक जाने कितने सपने सजाए होंगे, मेरी वजह से सब टूट गए, वसुधा ने कहा। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो किस्मत का खेल है। अब तो ये सब बातें अपने मन से निकाल और जल्दी से रेडी हो जा, विद्या ने कहा और उसकी चुनरी फिक्स करने लगी। वसुधा उसे देख मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ दीदी, आप चाहे कुछ ना कहो, चाहे ऊपर से कितना भी खुश दिखाओ अपने आप को, लेकिन अंदर से तो तकलीफ हुई ही होगी आपको। आपका दिल तो दुखी ही होगा। आपका दिल दुखाने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। वसुधा अपने ख्यालों में ही थी कि तभी कमरे में बख्शी जी आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। बेटा, इन पर साइन कर दो, बख्शी जी ने पेपर्स वसुधा के आगे रखते हुए कहा। ये कैसे पेपर्स हैं पापा? वसुधा ने पूछा। विद्या भी उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी। बख्शी जी बोली, बेटा, अपने पापा पर भरोसा है ना? ये सुन वसुधा ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। तो बिना कुछ पूछे साइन कर दो बेटा, बख्शी जी ने कहा। तो वसुधा ने बिना वो पेपर्स पढ़े साइन कर दिए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऋषि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगा और ये अनचाहा बंधन एक दिन जन्म जन्म का बंधन बन जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो। जितना मैं ऋषि को जान पाया हूँ, वो बहुत ही नेक दिल और सुलझा हुआ इंसान है, बख्शी जी ने मन ही मन कहा और कमरे से बाहर जाने लगे। फिर दरवाजे पे आकर रुक गए, पलटकर बोले, बेटा, मैं लड़कियों को ऊपर भेज रहा हूँ, तो घूंघट डाल कर नीचे भेज देना। तुम समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उन्होंने विद्या को देखकर बोला। तो विद्या ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। बख्शी जी चली गई। कुछ देर बाद लड़कियां आई और वसुधा को लेके चली गई। सीढ़ियों से उतरती वसुधा पर ऋषि की नज़र गई। घूंघट की वजह से उसके सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे और होठों के ठीक नीचे खूबसूरत सा तिल। उस तिल में ऋषि मानो खो सा गया। वो वसुधा के खूबसूरत होंठ और तिल को ही एक निहारने लगा। वसुधा को स्टेज पे लाया गया। उनकी जयमाला हुई। उसके बाद शादी, दूसरी रस्में, मंत्र और फेरे पढ़े गए। ऋषि ने मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाकर वसुधा को अपनी पत्नी बना लिया। विदाई के समय वसुधा का एक आंसू नहीं गिरा। वो ठगी सी सब रस्में होते देखती रही। विद्या बुआ जी से मिलने के बाद वो अपने पापा के गले लगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुझे यही लग रहा होगा कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा मन कहता है कि इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए और कहीं मिल ही नहीं सकता था। ऋषि बहुत अच्छा इंसान है बेटा, उसे आहिस्ता आहिस्ता जानने की और समझने की कोशिश करना, फिर देखना तुम्हारा रिश्ता एक अटूट बंधन बन जाएगा। मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा। बहुत ही संयम और समझदारी से काम लेना होगा तुम्हें, बख्शी जी ने वसुधा को समझाते हुए कहा और ऋषि के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, मेरी बच्ची बहुत मासूम है बेटा, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ऋषि ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोले, मैं ख्याल रखूँगा, आप चिंता ना करें। बख्शी जी ने वसुधा को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। वसुधा यही सब सोचती रात भर खिड़की पर ही खड़ी रही। रात से सुबह हो गई। पंछियों का शोर भोर के आगमन का इशारा दे रहा था। वसुधा ने आलस में अंगड़ाई ली और
अपनी चुन्नी उतार बिस्तर पर लेट गई। थके होने की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ देर बाद ऋषि आहिस्ता से कमरे में आया तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी चुनरी पर गई। उसने चुनरी उठाई और बेड पर रख दी। उसकी नज़र बेड पे सो रही वसुधा पर गई। इस समय उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उसके पास आया और उसके चेहरे को एक टक देखने लगा। उसकी नज़र उसके होठों और उसके नीचे खूबसूरत तिल पर ठहर गई। ऋषि हल्का सा झुका और उसके गालों पर आ रही लटों को अपनी उंगली से हल्के से पीछे किया। वसुधा नींद में ही कुनमुनाई तो ऋषि तुरंत पीछे हो गया। उसने वसुधा को ब्लैंकेट उठाया, एसी का टेम्परेचर सेट किया, फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर उस रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया। वसुधा अभी भी सो रही थी। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपना सिर झटक कर कमरे से बाहर आ गया। ऋषि कमरे से निकलकर नीचे आया और वो घर से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? पीछे से आवाज़ आई तो बाहर जाते जाते उसके कदम ठिठके। उसने पलट कर देखा। उसकी दादी दुर्गा देवी जी खड़ी थी, एक रौबदार महिला जिनके चेहरे पर अपने रुतबे, ऊंचे और अमीर खानदान का घमंड साफ नजर आ रहा था। कुछ पूछा है मैंने ऋषि? उन्होंने दोबारा कहा। दादी माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऋषि ने सहजता से कहा। इस समय उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। ऑफिस? तुम शायद भूल रहे हो कि कल ही तुम्हारी शादी हुई है, दुर्गा देवी बोली। ओ प्लीज़ दादी माँ, मैंने कर लिया ना वो जो आपने चाहा। आपके कहने से शादी कर ली ना, तो बस अब इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ऋषि ने खींच कर कहा। ऋषि, ये क्या तरीका है अपनी दादी माँ से बात करने का? उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा। सॉरी दादी माँ, ऋषि ने सिर झुकाकर कहा। और शादी कर ली बस, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या शादी सिर्फ करने तक ही तुम्हारा रोल है क्या बेटा? तुम्हारी शादी इसीलिए नहीं करवाई कि शादी के दूसरे दिन ही तुम अपनी पत्नी को छोड़कर ऑफिस चले जाओ, दादी माँ बोली। दादी, आप तो जानती हैं इस शादी की असलियत, तो फिर ये दिखावा किस लिए? आपने ज़बरदस्ती करके मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन ज़बरदस्ती अब रिश्ता निभाने के लिए नहीं कर सकती हैं आप, ऋषि ने कहा और जाने लगा। ऋषि, शाम को तुम्हारी पत्नी की मुँह दिखाई की रस्म है और उसमें तुम्हें रहना होगा, दादी माँ पीछे बोलती रही और ऋषि बिना कोई जवाब दिए बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस चला गया। दुर्गा देवी वहीं खड़ी देखती रह गई। दादी माँ, शैलजा की आवाज़ पर दुर्गा देवी ने उसकी तरफ देखा। दादी माँ, आप आइए, नाश्ता कीजिए और ऋषि की चिंता मत करिए, वो आ जाएगा टाइम से, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दुर्गा देवी जी ने भी मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। शैलजा ने उनके लिए चेयर खींची और आदर के साथ चेयर पे बिठाया और उनके आगे प्लेट रख नाश्ता लगाने लगी। शैलजा, तुम्हारी देवरानी उठ गई? अगर नहीं उठी तो जाकर उठाओ और इसे इस घर के तौर तरीके सिखाओ। बताओ उसे कि इस घर में बहुएं कैसे रहती हैं, दुर्गा देवी ने नाश्ता करते हुए कहा। दादी माँ, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे एक बात पूछूं, शैलजा ने हिचकिचाते हुए कहा। यही ना कि ऐसे शादी की क्या ज़रूरत थी, दुर्गा देवी बोली। जी, शैलजा ने आहिस्ता से कहा। क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि मेरा पोता ऐसी ज़िंदगी भर अकेले रहे। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए ज़बरदस्ती करनी पड़ी। पता नहीं शादी के नाम से क्यों नफ़रत है उसे, और कुछ बख्शी जी की मजबूरी भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐन वक्त पर विद्या से शादी ना करने की जिद पकड़ ली इसने। तो वसुधा के लिए मनाया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाने के बाद, दुर्गा देवी ने कहा और गहरी सांस ली। लेकिन दादी माँ, ये तो वसुधा के साथ गलत हुआ ना, उसने तो ऋषि को देखा तक नहीं, बिना जाने बिना समझे एक अजनबी से शादी कर ली उस लड़की ने अपने पापा के लिए, शैलजा ने कहा। जानती हूँ उसके साथ ये शादी होना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट की अनचाही शादी है वो एक दिन अटूट बंधन बन जाएगी। वसुधा को तो मैं इतना नहीं जानती,
लेकिन जो लड़की अपने पापा के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला एक पल में ले सकती है, वो मेरे ऋषि को भी बदल सकती है। तुम देखना शैलजा, एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बुरा तो मेरा ऋषि भी नहीं है, दुर्गा देवी ने कहा। तो शैलजा के साथ साथ रवि भी मुस्कुराने लगा। शायद आप ठीक ही कह रही हैं दादी माँ। रवि ने भी सहमति जताई और फिर नाश्ता करने लगा। शैलजा जाओ जाकर देखो वसुधा रेडी हुई या नहीं, दुर्गा जी ने कहा। तो शैलजा ने हाँ में सिर हिला दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। शैलजा के कमरे के दरवाजे को हल्का सा खटखटाया और आ जाइए, अंदर से वसुधा की धीमी और प्यारी सी आवाज़ आई। शैलजा ने अंदर आकर देखा तो वसुधा नहाकर रेडी थी, लेकिन उसने लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। अरे तुम तो नहाकर रेडी भी हो, और मैं सोच रही थी कि थकी होगी इसीलिए अब तक सो रही हो, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वसुधा ने शैलजा को नजरें उठा के देखा। जी, सो तो रही थी, फिर एकदम से नींद खुल गई और टाइम देखा, लगा कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए नहा भी लिया, वसुधा ने धीमे से कहा। लेकिन तुमने ये लोअर और टी शर्ट क्यों पहन ली, शैलजा ने पूछा। मतलब, वसुधा ने नासमझी से कहा, मतलब कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, इस घर की बहू हो, तो तुम्हें उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए ना। जी मैं समझ गई, लेकिन आप तो जानती हैं कि ये शादी कैसे अचानक हो गई, और मेरे बैग में तो बस जीन्स स्कर्ट और ड्रेसेस वगैरह हैं, तो मैंने यही पहन लिए, वसुधा ने सिर झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कपड़े अभी आ जाते हैं, वैसे भी दादी माँ ने आने वाली बहू के लिए सारी तैयारी पहले से कर रखी है। ये बोल शैलजा ने वहीं रखा इंटरकॉम उठाया और किसी को फ़ोन लगाया। कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन रख दिया। अभी आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े और बाकी का ज़रूरी सामान, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुन वसुधा ने बस एक नज़र शैलजा को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वसुधा, तुम हमेशा से ही बहुत कम बोलती हो, या यहीं आकर चुप हो गई हो, शैलजा ने कहा। तो वसुधा फिर से शैलजा को देखने लगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की हालत, उथल पुथल मची होगी तुम्हारे अंदर। जिस तरह से ये शादी हुई आसान नहीं है। यूँ किसी अजनबी को अपना पति एक्सेप्ट कर लेना, हर लड़की के मन में अपने पति को लेकर कुछ सपने होते हैं, लेकिन तुम्हें मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि ऋषि से अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। बस तुम्हें उन्हें समझने की देर है, उन्हें समझने की कोशिश करो, धीरज और संयम बनाकर रखो, तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमारे देश में 90% शादियाँ तो अरेंज मैरिज ही होती हैं, क्या पता साथ रहते रहते तुम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाए, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वसुधा उसे हैरानी से देखने लगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो, सच कह रही हूँ, दिल का हीरा है मेरा देवर, एक बार कोई उसके मन में बस गया तो उस पर जान छिड़कने लगता है, अपनी सबकी परवाह करता है। हाँ थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन दिल का बहुत ही कोमल है, साथ रहोगी तो सब जान जाओगी, और इस घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या मन में कोई बात आए तो मुझसे दिल खोल कर बिना किसी झिझक की बात कर सकती हो, मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वसुधा उसके गले लग गई। थैंक यू भाभी, थैंक यू, जब से आई हूँ तब से ही एक अजनबीपन सा लग रहा था मुझे, लेकिन आपको देखकर, आपसे बात करके थोड़ी हिम्मत मिली, वसुधा ने कहा, और 2 बूंद आंसू गालों पे लुढ़क गए। शैलजा प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। उसी समय दरवाजे पे नॉक हुआ। अंदर आ जाओ, शैलजा ने कहा। तो 2 लड़कियां अपने दोनों हाथों में खूब सारे सूट और साड़ियां हैंगर स्टैंड में लेकर आई। वसुधा हैरानी से उन्हें देखने लगी। एक और लड़की आई जिसके हाथ में मेकअप और कॉस्मेटिक्स का सामान था। सारा सामान कमरे में रखवा कर वो लोग चले गए। देखो अब डिसाइड करो कि क्या पहनना है, शैलजा ने कहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए भाभी कि मैं क्या पहनूं, वसुधा ने कन्फ्यूजन से कहा। ये सुन शैलजा ने साड़ियों में से
एक लाल कलर की साड़ी निकाली और वसुधा पर लगाते हुए बोली, अभी के लिए ये पहनो और शाम के लिए ये माला लहंगा, शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। ये बोल शैलजा ने एक मैरून कलर का लहंगा भी निकाल कर रख दिया। वसुधा अभी भी साड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ, जाओ जल्दी से पहन कर आओ। शैलजा ने कहा, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। वसुधा ने धीमे से कहा, कोई बात नहीं, लाओ मैं पहना देती हूँ, बाद में सीख लेना। शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा और वसुधा के हाथ से साड़ी लेकर उसे पहनाने लगी। साड़ी पहनने के बाद आईने के सामने खड़ा करके बोली, आज के बाद अपनी मांग कभी खाली मत रखना, हमेशा सिंदूर लगा के रखना, वरना दादी माँ नाराज हो जाएंगी। वैसे भी एक सुहागन की मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए। समझ गई, शैलजा ने प्यार से कहा। वसुधा ने आहिस्ता से कहा और सिंदूर की डिबिया उठाकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। कितनी प्यारी लग रही हो, अब लग रही हो नई नबीली दुल्हन, चलो नीचे, शैलजा ने कहा और दोनों नीचे आ गई। नीचे दादी माँ को देख वसुधा ने उनके पैर छुए। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। दुर्गा जी ने अपने ही अंदाज में बड़ी खुशी से आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर लग रही हो, दादी माँ ने नज़र उतारते हुए कहा। बैठो, नाश्ता करो, दादी ने माँ ने कहा तो वसुधा नाश्ता करने बैठ गई। वो चुपचाप खामोशी से नाश्ता करने लगी। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म है, तुम्हें तो पता ही होगा, दादी माँ ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। जी, वसुधा ने जवाब दिया। तुम्हें रेडी करने के लिए ब्यूटीशियन आ जाएगी। वैसे तो तुम सुंदर ही हो, लेकिन आज शाम तुम्हें बहुत सुंदर लगना है। लोगों को भी पता तो चले कि दुर्गा खन्ना की पोता बहू चांद सी खूबसूरत है, दुर्गा जी ने घमंड से कहा और अपने कमरे में चली गई। शैलजा वहीं वसुधा के बगल बैठ नाश्ता करने लगी। वसुधा को चुप देख शैलजा ने पूछा, क्या हुआ, दादी माँ के बारे में सोच रही हो? जी, दादी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्या? वसुधा ने कहा। हाँ, थोड़ी सख्त हैं, लेकिन इतनी भी कठोर नहीं। बस उन्हें अपनी इज्जत, अपना रुतबा, इन सब का कुछ ज़्यादा ही ख्याल है, शैलजा ने कहा तो वसुधा ने फिर से सिर हिला दिया। दोनों ने नाश्ता किया। अब तुम जाकर आराम करो, वरना शाम की रस्म में थकी थकी सी लगोगी, शैलजा ने कहा तो वसुधा फिर से अपने कमरे में आ गई। वसुधा कमरे में आके बिस्तर पे बैठ गई और अपनी साड़ी निकाल के फेंक दी और लेट गई। उसे नींद आ गई। शाम के फंक्शन की सारी तैयारी हो चुकी थी। आस पड़ोस के नाते रिश्तेदारों से जानने वाली सारी औरतें आई हुई थी। दुर्गा निवास में अच्छी खासी भीड़ थी। वसुधा को घूंघट डालकर सबके बीच बैठाया गया और एक एक करके उसका चेहरा देख उसे गिफ्ट देने लगी। जो देखता वही कहता, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो दुर्गा देवी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये सुन दुर्गा जी बहुत खुश होती। आपका पोता ऋषि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, मिसेस वर्मा ने पूछा। ये भी आता ही होगा, किसी काम से बाहर गया है, दुर्गा जी बोली। लो, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया कि अपनी ही बीवी की मुंह दिखाई में नहीं आया, मिसेस रावत ने तंज से कहा तो कुछ औरतें मुंह दबा के हंसने लगी। इस पर दुर्गा जी बोली, वैसे भी मुंह दिखाई में पोते का क्या काम, लेकिन फिर भी वो आ जाएगा थोड़ी देर में, दुर्गा जी ने कहा। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर गई, जहाँ से ऋषि अंदर ही चला आ रहा था। लो, आ गया मेरा पोता, दुर्गा जी खुशी से बोली तो सभी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराने लगी। मिसेस रावत उनके पास आकर बोली, ऋषि बेटा, क्या दुल्हन चुनकर लाया है? अपने लिए, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। ये सुन ऋषि की नजरें अनायास ही वसुधा की ओर उठ गई। उसने देखा वसुधा सभी औरतों के बीच घूंघट में नजरें झुकाए बैठी है। उसकी झीनी चुनरी से उसका खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। ऋषि की नज़र एक बार फिर उसके होंठ और उसके नीचे काले तिल पर ठहर गई। आप ही की है देवर जी, कमरे में बैठाकर आराम से देख लेना। शैलजा की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और वो झेपते हुए बोला, नहीं भाभी माँ, मैं उसे नहीं, कुछ और देख रहा था। अच्छा, शैलजा ने कहा और उसे छेड़ती हुई बोली,
अरे जाओ देवर जी, ये सब ना हमें मत सिखाओ, हम खूब समझते हैं ऐसी बातों को। ये सुन ऋषि बिना बोले अपने कमरे में आ गया और शैलजा उसे ऐसे जाते देख मुस्कुराने लगी। ऋषि ने कमरे में आकर देखा तो कपड़ों का ढेर लगा था और कॉस्मेटिक की चीज़ें सारी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी थी। ऋषि झुंझला उठा, उसे अपना कमरा साफ सुथरा रखना पसंद है। अब ये सब भी रहेगा मेरे कमरे में, झेलो, अब ये सब भी झेलो, ऋषि ने खुद से ही कहा और वो उस रूम में चला गया। फ्रेश होकर वो भी नीचे आ गया। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई। ऋषि की नजरें बार बार वसुधा पर ही ठहर जाती। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात की कोई कैफियत ऋषि अपने आप को ना दे सका। रात के समय वसुधा अपने कमरे में है, वो बहुत थकी हुई है। उसने अपनी चुन्नी उतार जमीन पे फेंक दी और अपनी ब्लाउज़ की डोरी खोल ब्लाउज़ कुछ ढीला कर लिया। ओह गॉड, अब जाकर सांस आई। पता नहीं ये औरतें कैसे पहन लेती हैं इतना टाइट ब्लाउज़, मेरा तो दम घुट रहा है। और ये हैवी ज्वेलरी कैसे पहन लेती हैं ये सब, वसुधा ने कहा और गले का हार निकाल बेड पर रख दिया और अपनी झुमकी उतारने लगी। उसी समय दरवाज़ा एक झटके से खोल ऋषि अंदर आया। इस समय वसुधा की पीठ ऋषि की ओर थी। दरवाज़ा खुलते ही वसुधा पलट गई और खुद को दोनों हाथों से कबर कर गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, किसी के कमरे में ऐसे आया जाता है क्या। और ज़मीन से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। लेकिन पीछे लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने से वसुधा की खुली पीठ फिर भी ऋषि को साफ नज़र आ रही थी। ऋषि ने एक नज़र आईने में देखा, फिर अपनी नज़रें फेर ली। वसुधा ने उसे गौर से देखा और याद करते हुए बोली, एक मिनट, अब याद आया, तुम वही हो ना जो कल रात भी मेरे कमरे में आए थे। कमाल है, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकते हो, ऐसे किसी के कमरे में कैसे जा सकते हो, और स्पेशली मेरे कमरे में बार बार आने का क्या रीज़न है। और तुम हो कौन जो ऐसे धड़ल्ले से इस कमरे में घूम रहे हो, मेहमान हो इस घर की, शादी में आए हो। वसुधा नॉन स्टॉप सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और ऋषि खामोशी से उसे बस देख रहा था। उसे चुप देख वसुधा फिर से बोली, ओ हेलो, कहाँ खो गए, जाओ यहाँ से, चलो निकलो मेरे कमरे से। वसुधा ने उंगली दिखाकर कहा तो ऋषि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देख वसुधा घबराते हुए बोली, अरे तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो, जाओ, देखो मैं शोर मचाऊंगी। अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा वैसा आ रहा है ना, तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर मेरे पति को पता चला ना कि तुम ऐसे रात में मेरे कमरे में आके मुझे डरा रहे हो, तो तुम्हारी खैर नहीं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें, समझे। तो दूर रहो मुझसे, समझे। ये सुन ऋषि ने उसे घूरते हुए कहा, पति, तुम्हारा पति? हाँ, मेरे पति यही हैं, अभी बुलाती हूँ, इसके पहले कि वो आकर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दे, जाओ यहाँ से। वसुधा अटकते हुए बोली, कौन है तुम्हारा पति, जानती हो उसे, देखा है कभी, नाम तो पता ही होगा ना अपने पति का, तो बुलाओ। ऋषि ने उसके करीब आकर कहा, हाँ हाँ जानती हूँ ना, कोई भला अपने पति को नहीं जानेगा क्या, ऋषि नाम है उनका। वसुधा ने अपना रह छुपाते हुए कहा, लेकिन उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ऋषि के दिल में सुकून उतर आया हो जैसे। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा, क्या नाम है तुम्हारे पति का। वो फिर से अपना नाम वसुधा के मुंह से सुनना चाहता था। अरे बोला ना ऋषि खन्ना नाम है उनका। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो बहुत बुरी तरह मारेंगे। बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं ये, मोटे मोटे डोले सोले हैं उनके, इसीलिए कह रही हूँ, अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से, जाओ। वसुधा ने ऋषि को डराते हुए कहा। वसुधा के चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें चमकने लगी। वसुधा की मासूमियत देख ऋषि के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उसने मुस्कान छिपाते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मत बुलाना अपने पति को। और कमरे से बाहर आकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देख शैलजा जो अपने कमरे की ओर जा रही थी उसकी ओर आ गई। क्या बात है देवर जी, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कहीं देवरानी जी ने कोई जोक तो नहीं सुना दिया ना। शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जोक या भाभी माँ, एक्चुअली वो जोक ही था। ऋषि बोला, मतलब। शैलजा नासमझी के भाव से बोली, मतलब ये कि मुझे मेरी ही नाम से धमका रही है आपकी प्यारी देवरानी।
ऋषि मुस्कुराते हुए बोला। मैं अब भी नहीं समझी देवर जी, शैलजा बोली। भाभी माँ, उसने मुझे मेरे कमरे से धमका कर बाहर निकाल दिया और धमकी में कहा। क्या कहा पता है? ऋषि ने कहा तो शैलजा ने नामी गर्दन हिला दी। बोल रही थी मेरे कमरे से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने पति को बुला लूँगी, तो वो तुम्हें खूब मारेंगे, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे, ऋषि ने मजाकिया लहजे में कहा। अरे तो बता देते कि जिस पति के नाम की धमकियां वो दे रही है वो तुम ही हो उसके पति, शैलजा बोली। नहीं भाभी माँ, मन नहीं किया, बहुत मासूम है वो भाभी माँ, मैं नहीं चाहता कि उसकी मासूमियत खोए, ऋषि ने गंभीरता से कहा। तुम सही कह रहे हो, सच में बहुत मासूम है वो, उसे बहुत ही संभालना होगा, तुम्हें बहुत संभाल कर निबाह करना होगा, शैलजा बोली। तो ऋषि फिर से वसुधा की बातों को याद कर मुस्कुराने लगा। ऋषि के कमरे से जाते ही वसुधा ने चैन की सांस ली। वसुधा ने अपने कपड़े चेंज किए और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ चूड़ियाँ उतारने लगी। कौन था वो आदमी जो बार बार मेरे कमरे में आ रहा है और मैं उसे अपने पति के नाम की धमकी दे रही हूँ, जिसे मैंने खुद नहीं देखा। वैसे देखना भी कौन चाहता है, अच्छा ही है जो वो मेरे सामने ना आए। तो उसने आईने में देख खुद से ही बोला। चूड़ियाँ उतार कर वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और थके होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। इधर ऋषि भी दूसरे कमरे में वसुधा के बारे में ही सोचे जा रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे वसुधा का मासूम चेहरा आ रहा था। ऋषि का मन तो उसके होंठों के नीचे काले तिल में ही अटक कर रह गया। कितनी मासूम है वो लड़की, मुझे मेरे ही नाम से धमका रही है। जिस पति को उसने अब तक देखा तक नहीं, उसी के नाम की धमकियां दे रही है। चलो, कम से कम इतनी इज्जत तो है उसके मन में मेरे लिए, वरना जिस तरह से शादी हुई है उससे तो मुझे लगा कि कहीं मुझसे नाराज ना हो। लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। उसका चेहरा सीधा इन नज़रों से होते हुए दिल में उतरता है। ना चाहते हुए भी उसकी ओर खिंच रहा हूँ मैं, ऋषि ने खुद से ही कहा। फिर अपना सिर झटक कर बोला, ये तू क्या सोच रहा है ऋषि? मत भूल, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी और मासूम है। ऋषि भी बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह दुर्गा निवास में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। ऋषि की नींद खुली। उसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 6 बज रहे हैं। ऋषि वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला आया। कमरे में आकर उसने देखा वसुधा खुद में ही सिमटी बेफिक्र सी सोई है। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने कपड़े चेंज कर अपने कमरे से ही लगकर बनी पीछे की तरफ जिम में चला गया। ऋषि का कमरा इस हवेली का सबसे आलीशान कमरा है। ऋषि अपनी प्राइवेसी का खास ख्याल रखता है, इसीलिए उसके कमरे से ही अटैच उसका पर्सनल जिम और स्टडी रूम भी है, साथ ही स्विमिंग पूल भी। ऋषि ने लगभग 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज की और फिर से कमरे में आ गया। वसुधा अभी भी घोड़े बेच के सो रही है। उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिरा हुआ था और वो अपने घुटनों अपने पेट से लगाए सिमट कर सोई हुई थी। ऋषि उसके पास आया और वसुधा को देखने लगा। उसने बनी प्रिंट का पिंक कलर का नाइट सूट, लोअर और टी शर्ट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। ऋषि उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और ज़मीन से ब्लैंकेट उठाकर उसे अच्छी सी उड़ा दिया। ऋषि ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और उस रूम में चला गया। कुछ देर बाद ऋषि रेडी होकर बाहर आया और सोई ही वसुधा को एक नज़र दे कमरे से बाहर आ गया। ऋषि नीचे आया तो उसे शैलजा डाइनिंग टेबल के पास मिल गई। गुड मॉर्निंग भाभी माँ, ऋषि ने चेयर पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग देवर जी, क्या बात है, आज बड़े चहक रहे हो, शैलजा ने छेड़ते हुए कहा। ओ भाभी माँ प्लीज़, मजाक नहीं, ऋषि बोला। क्या देवर जी? अच्छा ये बताइए, देवरानी जी से ये आँख मिचोली का खेल कब तक खेलेंगे आप? शैलजा ने पूछा। मतलब, मैं समझा नहीं, ऋषि बोला। मतलब ये कि कब बता रहे हैं उसे कि आप ही उसके पति हैं? शैलजा बोली। क्या बताऊं भाभी माँ? ये बोलो, हेलो मैडम, मैं ही आपका पति हूँ, और फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो कमरे को एक बार ध्यान से देख ले तो, ऋषि झुंझलाते हुए बोला। ठीक कह रहे हो ऋषि,
बेड की पीछे वाली दीवार पर ही तुम्हारी तस्वीर है और फिर साइड टेबल पर। लेकिन लगता है वसुधा ने अब तक ध्यान से कमरा देखा ही नहीं। शैलजा ने कहा, हाँ, जब भी जाता हूँ सोती हुई मिलती है और अगर जाग रही होगी तो कमरे से भगा देती है। ऋषि बोला तो शैलजा मुस्कुरा उठी। अब तुम उसके सोने के समय ही जाते हो कमरे में, तो इसमें उसकी क्या गलती। उसके सोने के बाद और जागने से पहले ही अपने कमरे से। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी को आगे कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।